चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर क्लास 12 की केमिस्ट्री है, जो 20 रामबाण सवाल लेकर आया हूँ। 20 ऐसा सवाल जो डायरेक्ट रामबाण है, यानी कि ऐसा सवाल जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सीधे यहीं से क्वेश्चन आएंगे। टकराना है, बिल्कुल टकराएगा टकराएगा। कुछ ऐसे सवाल है सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। ज्यादा बिना बकवास के डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मजा आने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता होता क्या है। देखो मेरे दोस्त, विशिष्ट चालकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता 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 के विलोम विलोम जानते हैं ना, उल्टा विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि प्रतिरोधकता के विलोम के रूप में विशिष्ट चालकता को परिभाषित किया जाता है। या प्रतिरोधकता को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगर प्रतिरोधकता नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध 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 के विलोम के रूप में, विलोम। ठीक है ना। तो याद रखना, ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में या प्रतिरोधकता के विलोम मतलब उल्टा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डिफिनीशन क्या है मेरे दोस्त, कि विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम अपॉन यानी कि 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर होता है। अब ये कैसे हुआ, मैं थोड़ा इस पर जानकारी दे देता हूं। क्या होता है ओम सेंटीमीटर या मीटर कह सकते हो, सेंटीमीटर कह सकते हो या मीटर कह सकते हो, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। कैसे, देखिए। देखो मेरे दोस्त, विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होता है वह कहता है आर बराबर विशिष्ट प्रतिरोधकता। आर बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का डिफिनीशन होता है कि उसका जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के वही कर्मानुपाती होता है। तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए होता है। ठीक है ना। जहां आर अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाए, जहां पर कांस्टेंट आपका रो होता है तो रो एल अपॉन ए हो जाएगा। जहां रो आपका, ये रो है, पी नहीं है, रो है, इसको रो पढ़ते हैं। रो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर हम रो का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा रो, अगर हमको रो का वैल्यू प्राप्त करना है तो रो इधर रहेगा, आर के साथ ए गुना होगा एल अपन, यानी कि आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है। ये आपका रो बराबर है, पी नहीं है, बेसिकली रो है, इसको याद रहे, रो है, तो रो पढ़िएगा। तो रो बराबर आर ए अपॉन एल आ गया। अगर इसका मात्रक ज्ञात करेंगे, आर जहां पे प्रतिरोध है, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है, ए मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, अपॉन एल क्या, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। यानी कि रो जो आया, रो आपका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है ओम, मीटर आया, ये सेंटीमीटर कह सकते हैं। ओम मीटर क्या, प्रतिरोधकता का मात्रक आया। ठीक है ना। अब देखो हम चाहेंगे, अभी बताओ, अभी जस्ट मैंने अभी बताया आर ए अपॉन एल, ये बेसिकली जो प्रतिरोधकता का सूत्र है, आर ए अपॉन एल प्रतिरोधकता का सूत्र है। ठीक है ना। तो इसको विलोम उल्टा करेंगे तो एल अपॉन आर ए हो जाएगा इसका सूत्र। तो अब देखो इसका सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या किया जा रहा है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका ऐसी मात्रक क्या होगा, 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर या मीटर होगा। इसीलिए यह बात हुआ। तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका ऐसी मात्रक 1 अपॉन ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी इसका कह सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चश्मावा में निकाल देते हैं, चश्मावा में हम ना उतना बढ़िया नहीं लगते जैसा इससे लगते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन देखिए, एच आई यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के शक्तिशाली अम्ल क्यों है। यह क्वेश्चन आपको इस तरह से कर सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल क्यों है, मतलब समझ में आया। यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है किसकी तुलना में, हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में, हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में। ठीक है ना। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन आयोडाइड से दुर्बल अम्ल क्यों है,
जैसे आपका नाम है राम, आपके पिता का नाम है दशरथ, तो आपसे कहेगा राम का पिताजी दशरथ हैं या दशरथ के बेटा राम है। कहने का तरीका दो है लेकिन मतलब एक ही निकला। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन आयोडाइड का अम्लीय शक्ति हाइड्रोजन फ्लोराइड की अम्लीय शक्ति से अधिक होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड का अम्लीय शक्ति हाइड्रोजन फ्लोराइड से अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का बंधन लंबाई क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बंधन लंबाई से अधिक होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसका जो बंधन लंबाई होता है, जिसको बंधन लंबाई कहते हैं, बंधन लंबाई लंबाई क्या होता है, अधिक होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में, हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में। ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल कहा गया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड अधिक, हाइड्रोजन आयोडाइड की अम्लीय शक्ति हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की बंधन लंबाई हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। अतः हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से प्रबल शक्तिशाली अम्ल है। बगल में आपको डेट भी मेंशन किया गया है कब कब क्वेश्चन पूछा है। अगले क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम नियम। आपसे याद रहे मैं दोस्त लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछता क्या है, ये क्वेश्चन सेंटापो में पूछ लेता तो इस तरह से पूछेगा, सिंपल बेस में क्या करेगा कि आपको फैराडे का नियम लिखे, तो फैराडे का दो नियम, अगर डायरेक्ट आपसे पूछेगा फैराडे का नियम लिखे, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम लिखे। यह आपको नियम पूछा था 5 नंबर में, नियम 5 नंबर में पूछा था और 5 नंबर मिलेगा। तो इसमें दो नियम है, प्रथम और एक द्वितीय, तो दोनों जब नियम लिखिएगा 5 नंबर प्राप्त होगा। और ऐसे अगर एक 2 नंबर में पूछेगा तो एक नियम दो नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम नियम पूछा गया है। ठीक है, अगर द्वितीय नियम पूछेगा तो द्वितीय नियम, अगर दोनों पूछेगा तो एक साथ पूछ देगा, कहेगा फैराडे का नियम को लिखे, 5 नंबर देगा। देखिए इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। डिफिनेशन सिंपल है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनों से मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको m बराबर जेड आई टी सूत्र दिया जाता है, फैराडे का प्रथम नियम, जो आपके सामने देख सकते हो कितना बार पूछा गया है, 11, 16, 19, 20। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। देखो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है। जैसे कोई हम तत्व बनाए, जैसे कि यहाँ पर H2O, चाहे सिंपल है NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ये बन गया NaCl। ठीक है, यह एक तत्व बन गया, सोडियम क्लोराइड नमक बन गया। तो यहाँ अभिकारक आपका यह है और यह है, ये दो अभिकारक है। तो अभिकारक के अणु के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है। अभिकारक के अणुओं के पास जो भी ऊर्जा है, अभिकारक के अणुओं के पास जो भी ऊर्जा होता है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। और आपके सामने दिख रहा है कब पूछा गया है। मेरे मित्र याद रहे आपके लिए नोट्स पीडीएफ के लिए मात्र 199 का ऑफर आया है, 199 मात्र, ये 20 को बच्चा का और बचा हुआ है, तो आप लोग फटाफट ले लीजिएगा। ऑफर आज के लिए है 199 में ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब 200 में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, जिसमें आपको 4 सेट ऑफिशियल मॉडल सेट भी मिलेगा, 4 सेट या 5 सेट आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर के साथ आपको मिलेगा, याद रहे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स एक आया है 30 दिनों में 400 प्लस, कितने 30 दिनों में, 30 दिनों में 400 प्लस अगर करना है तो याद रहे मेरे दोस्त, एक कोर्स है मात्र 199 का, ज्वाइन कीजिए, आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन हो गया ना शायद, 5वां क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का बनाता क्यों है। देखो मेरे दोस्त, संक्रमण तत्व रंगीन बनाता क्यों है, चलिए समझते हैं। देखिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि इसमें डीडी संक्रमण होता है। डीडी जो होता है, डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। किसके कारण, डीडी संक्रमण के कारण। देखो संक्रमण यौगिक का जो होता है रंगीन होता है, क्यों, डीडी संक्रमण के कारण। समझिएगा, संक्रमण तत्व या संक्रमण यौगिक रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व में क्या है, डी ऑर्बिटल, डी कक्षक यहाँ पे में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है। जैसे देखो संक्रमण तत्व में जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखो इसमें जो है कि 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यह पूर्णतः न भरा होता है। अगर यह इसके लिए आंशिक रूप से एक खाली हो गया, उल्टा भर दिए हैं थोड़ा,
इधर से हमको भरना चाहिए, जिससे यहाँ भर गया। ये देखो इस लास्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं है, यानी कि अयुग्मित है। युग्मित मतलब पेयर, अयुग्मित मतलब नॉन पेयर। तो क्या है, अयुग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, प्रकाश के किरण को ये खींच लेगा अपने तरफ, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि खाली जगह है इसमें, तो प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है, अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। तो डिफिनीशन में क्या लिखोगे, डिफिनीशन में सीधा लिखना आपको क्या है कि आपको संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, क्योंकि संक्रमण तत्व में संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है, खींचता है, अतः यह डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। मैं दोस्त आपको डेली आपको लाइव क्लास दे रहा हूं, अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं झूठ नहीं बोलता। रिकॉर्डेड क्लास सब्जेक्टिव में जो छोटा छोटा क्लास होता है रिकॉर्डेड पढ़ा देता हूं, ताकि या मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ, आज ही क्लास होगा, जैसे कि 4 बजे शाम में बना रहा हूँ, 7 बजे क्लास होगा, या 8 बजे, 8 बजे क्लास होगा, 8 बज रहा है, बस इतना ही फर्क है। उस समय देखिए लाइव में होता क्या, सब्जेक्टिव लाइव में बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है ना, इसी वजह से। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है NH3 जो एमीन का क्वथनांक PH3 से ज्यादा क्यों होता है। तो देखो ना, यानी कि जो एमीन है NH3 और PH3 से ज्यादा क्वथनांक क्यों होता है, यानी कि NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा क्यों है, समझिएगा। देखो NH3 के अणु एक दूसरे से आंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। जो NH3 है, NH जो N और H के बीच जो बंधन बना, ये बंधन बना रहा है, ये इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। NH3 के अणु एक दूसरे से अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो कि PH3 में नहीं पाया जाता, और PH3 जो होता है PH3 में ऐसा नहीं होता है, अतः NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा है। बताओ, इससे इजी डिफिनेशन हो सकता है। हमारे यहाँ पूरा अपना लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है ना, एकदम झकास वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, अक्रिय गैस केवल एक से ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है। देखो अक्रिय गैस की बात करें तो हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, नियोन है, हेक्सोन है, ठीक है ना, हेक्सोन है, रेडॉन है। अरे हेक्सोन जो होता है सब क्या अक्रिय गैस है, लेकिन सबसे जो हेक्सोन आपका है, हेक्सोन, यह बेसिकली क्या है, हेक्सोन ही सही रासायनिक यौगिक बना पाता है, इसके अलावा सब अपने आप से मतलब रखता है। तो अक्रिय गैस में केवल हेक्सोन ही क्या होता है, सही यौगिक का निर्माण करता है। क्यों, तो समझिएगा, अक्रिय गैसों में एस और पी ऑर्बिटल क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। क्या एस और पी ऑर्बिटल क्या पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन एक्स ई में डी ऑर्बिटल खाली रहता है। लेकिन एक्स ई में क्या होता है, एक्स पी और एस तो भरा होता है, लेकिन डी ऑर्बिटल क्या होता है, पूर्ण रूप से मतलब भरा नहीं होता है, खाली होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, यह डी ऑर्बिटल खाली रहने के कारण रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। 1 मिनट मेरे दोस्त रुक जाना, एक बच्चा ने 10 कॉल कर दिया, पता नहीं क्यों कॉल कर रहा है इतना, हो सकता है कि नोट्स लेना हो, तो मेरे दोस्त 1 मिनट, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। हेलो, चलिए, ठीक है ना, चलिए। देखो हम बोले ना कि देखिए नोट्स के लिए एक बच्चा है जो ऑलरेडी, या न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ना, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए, उसी के लिए बच्चा कॉल कर रहा था, पेमेंट करने के लिए दुकान पर खड़ा है, क्योंकि बच्चा लोग है कि दुकान पे ही खड़ा होकर पेमेंट करता है, दुकान से ही करता है, क्योंकि होता नहीं है। आप लोग के लिए तो एक ऑफर है, मात्र 200 रुपया में आराम से 400 प्लस कर सकते हो, मात्र 200 रुपया में ऑफर निकला है। ऑफर आपको सीमित समय के लिए लेने के प्रयास करो, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाओ,
50 दिन में आप आराम से अच्छे नंबर 400 प्लस कैसे कर सकते हो उस पर बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है मेरे दोस्त, एक और चीज याद रखना, आपसे क्वेश्चन देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो कम से कम 2 पन्ना का हो तो लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है, 5 समय पूछेगा। लेकिन केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, बाई द कोई क्वेश्चन होता है जो 2 पन्ना का है, जिस 1 पन्ना का है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, एक दो कार्बोहाइड्रेट हो गया, आयोडीन का मुख्य स्रोत हो गया, ये चीज। लेकिन अधिकतम जो क्वेश्चन है कि छोटा छोटा, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल देखो, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये छोटा क्वेश्चन है। और साथ में आपको एक चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये आरएनए और डीएनए में अंतर देखो, आरएनए और डीएनए अंतर। लेकिन अभी तक ये दोनों 2 क्वेश्चन है, दोनों 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, दोनों 2 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन होता क्या है मेरे दोस्त, एक मिनट, देखिए होता क्या है कि ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जिससे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेगा, जैसे 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। आपको ए नंबर में आपको कहेगा न्यूक्लिक अम्ल, बी नंबर में कर देगा आपको आरएनए और डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल के 2 नंबर और आरएनए डीएनए के लिए 3 नंबर, यानी कि टोटल 5 नंबर। ऐसा लगभग लगभग 2012-2020 में कर चुका है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को भी लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ घुसीट देता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, चलिए मेरे दोस्त, तो क्या है न्यूक्लिक अम्ल, क्या है न्यूक्लिक अम्ल, एक प्रकार का जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलकर बना है। जैसे देखो, कोई भी वस्तु बनता है तो छोटी छोटी इकाई से मिलकर बनता है। जैसे आपने लड्डू खाया तो लड्डू छोटी छोटी बुनिया से बना, बुनिया से लड्डू बनता है। हर एक चीज कुछ ना किसी चीज से बनता है। जैसे कि खजूरिया खाए होंगे, समोसा खाते हैं तो समोसा में छोटी छोटी कण का गेहूं का आटा होता है, गेहूं होता है, फिर उसको पीस कर आटा बनाया जाता है, मैदा बनाया तो उसको क्या एक तरह गुलिया करे, हम लोग क्या करते हैं, पूरी वूरी बना लेते हैं, समोसा वोसा बना लेते हैं। वही कहा न्यूक्लिक अम्ल जो है, जो जैव बहुलक होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का जैव बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल जैव एक प्रकार का जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, 2 न्यूक्लिक अम्ल है जिसको आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आरएनए और डीएनए क्या है, मुख्य न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण है। और देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन कितना बार पूछा गया। आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है समझिए मेरे दोस्त, आरएनए और डीएनए, आरएनए एक कुंडलिक होता है, डीएनए द्विकुंडलित, संपर्क डीएनए द्वि, ठीक है ना। आरएनए एक कुंडलित, आरएनए एक कुंडलित, डीएनए द्विकुंडलित, ठीक है ना। आरएनए कोशिका द्रव में बनता है, डीएनए अणु, अरे भाई 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 भाई, गया काम से, ये भी गया मेरा। देखो जितना मेरा नोकी था ना, सब टूट गया। ये जितना नोकी था छोटा वाला, ये आता है प्लास्टिक का, रहता है थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट थोड़ा, और नीचे गिरता है टूट जाता है टाइल्स पे। तो क्या है यहाँ पे, चलो, आरएनए क्या कोशिका द्रव से बनता है, डीएनए गुणसूत्र से बनता है, ठीक है ना। चलिए, थर्ड पॉइंट है, यह अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता, आरएनए अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता, डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है। मैं फिर से अंतर बताता हूं, आरएनए एक कुंडलित, डीएनए द्विकुंडलित, आरएनए कोशिका द्रव में, डीएनए अनुसूत्रों में, अनुसूत्रों में बनता है। कोश यहाँ पे आरएनए क्या है, अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता है, डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है, बस अंतर यही करना है। और सबका पीडीएफ आप मात्र 199 का भाई ऑफर चल रहा है, ऑफर है ऑफर, गर्दा उड़ा के, ठीक है ना। और मात्र 40 दिन में आप 400 प्लस करना है अगर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, मात्र 200 रुपया लग रहा है, 199 रुपए। अगला क्वेश्चन है प्रासरण और विसरण में अंतर। इससे पहले आपके एग्जाम में आया था कोटि और अणुविकता में अंतर करें 5 नंबर में, उसी तरह प्रासरण और विसरण में अंतर क्या देखिए। प्रासरण अर्धप्रगम में झिल्ली होना आवश्यक है। प्रासरण तभी हो सकता है जब अर्धप्रगम में झिल्ली होना होगा, लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धप्रगम में झिल्ली का आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में होता है, जो प्रासरण होता है केवल द्रव अवस्था में होता है, जबकि विसरण की क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। किसमें होता है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होता है। याद रखना, प्रासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में होता है, जबकि विसरण की क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होता है। उसके बाद प्रासरण केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, क्योंकि देखो अर्धप्रगम में झिल्ली है तो स्वाभाविक है कि विलायक का अणु भाग लेंगे। अर्धपरागम में झिल्ली क्या है, वैसे झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलायक अणु नहीं जा सकते। इसीलिए प्रासरण की क्रिया में केवल विलायक अणु भाग लेते हैं, जबकि विसरण की क्रिया में
विलियन या विलायक प्लस विलय कर सकते हैं या डायरेक्ट विलियन कर सकते हैं। तो क्या विलायक एवं विलियन दोनों अणु भाग लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, चलिए, तो अभिक्रिया के ताप पर प्रभाव क्या पड़ता है इसको समझने के प्रयास कीजिएगा। तो मेरे दोस्त सिंपल है कि ताप, अभिक्रिया के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है समझना। ये भी क्वेश्चन 2016 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ताप जितना ही अधिक रहता है अभिक्रिया के बीच, मतलब अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। क्या कहा मैंने, जितना अधिक टेम्परेचर देंगे अभिक्रिया के बीच उतना ही तेजी से अभिक्रिया होगा, अभिकारकों के बीच उतना ही अभिक्रिया तेजी से होगा। ठीक है ना, हर 10 डिग्री ताप पर अभिक्रिया दोगुना हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप खाना बना रहे हो, तो अगर चावल बना रहे हो, चावल प्लस उसमें पानी है, और इसको जब अभिक्रिया बन रहा है, चावल प्लस पानी भात बनता है, भात। इसमें क्या अभी हम लोग गर्म करते हैं इसको। अब देखो चावल पानी के जितना ज्यादा गर्म करेंगे जितना जल्दी पकेगा, वैसे नहीं कि जला देंगे। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा आंच रहेगा तो आराम से पकेगा। अब देखो ये टेम्परेचर हीट करेंगे तो जितना जल्दी इसको टेम्परेचर मिलेगा उतना जल्दी पक जाएगा। वही कहता है ताप जितना अधिक रहता है अभिकारक के अणु, अभिकारक के बीच, यह अभिकारक है, ये प्रतिफल हुआ। ठीक है ना, तो अभिकारक के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। लेकिन हर 10 डिग्री, जैसे कि 10 डिग्री, 10 डिग्री है मान ले, 10 डिग्री में हम चावल बना रहे थे नॉर्मल है, अगर इसको 20 डिग्री कर देंगे तो अभी, या अगर 10 डिग्री में अगर ये 20 मिनट में बन रहा है तो ये 20 डिग्री में 10 मिनट में ही बन जाएगा, यानी कि दुगुना हो जाता है अभिक्रिया। ठीक है ना, तो हर 10 डिग्री ताप पर अभिक्रिया दोगुना हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। ठीक है ना, हर 10 डिग्री ताप पर। अगले क्वेश्चन है कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्यों है। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्या है, पहली बार आपने क्वेश्चन पढ़ रहा होगा, ध्यान से देखो। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित निर्जल जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण अच्छा लिगेंड है। देखो नाइट्रोजन परमाणु पर निर्जल जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या उपस्थित है, और निर्जल जोड़ा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या एक अच्छा लिगेंड है। तो अमोनिया नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित निर्जल जोड़ा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है एक अच्छा लिगेंड है। सिंपल डेफिनेशन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे फॉर्मलिन के दो उपयोग लिखे का वर्णन करें। तो इसका उपयोग हम मृत जीव एवं पौधे के परीक्षण में करते हैं। फॉर्मलिन का उपयोग हम मृत जीव एवं पौधे के परीक्षण में उपयोग करते हैं। दूसरा का उपयोग है, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ, फॉर्मलिन का उपयोग ऐसे चार हम लिख सकते हैं इसमें, लेकिन दो पूछा है तो दो ही लिख रहे हैं, लेकिन दो में ही चार है। अगर चाहे तो हम इसका उपयोग मृत जीव के परीक्षण में करते हैं। इसका उपयोग हम ये कर सकते हैं, एक मिनट में दोस्त, इसका उपयोग हम ये भी कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, पौधे के परीक्षण में कर सकते हैं। इसका उपयोग रंग बनाने में करते हैं। इसका उपयोग प्लास्टिक बनाने में, यानी कि बनाने के लिए चार बना सकते हैं, लेकिन दो ही में हम काम चला दिए। ठीक है ना, आगे चलिएगा। अगले क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंजाइम क्या एक प्रकार का प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट सलकता क्या है। शायद ये क्वेश्चन इसी में डबल हो चुका है। विशिष्ट सलकता 1 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन है वहां पे उदासीनीकरण ताप क्या है। उदासीनीकरण ताप क्या है, जब उदासीन कब होता है, जब अम्ल क्षार आपस में मिलेंगे तो उदासीन बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये कहा 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न उष्मा को उत्पन्न उष्मा को अम्ल के उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे देखो अम्ल है, अम्ल आपका है, अम्ल है आपका 10 ग्राम, ठीक है ना, 10 ग्राम, और ये प्लस इसमें कितना क्षार डालेंगे कि ताकि उदासीन बन जाए, क्योंकि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो उदासीन जल बना देते हैं, जल एवं लवण बनाता है। तो जब इसमें कितना क्षार अगर हो गया, मान ली 5 ग्राम क्षार डाल गया, तो बनेगा क्या, उदासीन, उदासीन बन जाएगा, एवं जल बन जाएगा, H2O जल बन गया, और क्षार लवण बनाता है, जल और लवण बनाएगा, तो जल बना दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ इसके और इसके बीच में जब अभिक्रिया के तो उत्पन्न उष्मा होगा, वही उत्पन्न उष्मा को अम्ल का उदासीनीकरण एंथैल्पी या उदासीनीकरण ताप कहते हैं।
तो उदासीनीकरण ताप क्या है? तो 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल को भस्म के द्वारा उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को अम्ल का क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ताप या उदासीनीकरण उदासीनीकरण एंथैल्पी या ताप कहते हैं। ठीक है ना? आगे चलिए। अगले क्वेश्चन है मिथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल में अंतर क्या है? तो मिथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। अलग-अलग डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। देखो मिथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है। जो मिथेनोइक अम्ल होता है, तो मिथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु होता है। जबकि इथेनोइक अम्ल में क्या होता है? इथेनोइक एसिड से में एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से बंधे क्या होता है? मिथाइल समूह होता है। फर्स्ट अंतर इतना ही है कि मिथेनोइक अम्ल में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि इथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक समूह से बंधे एक मिथाइल समूह होता है। बस अंतर इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त सभी का पीडीएफ रेडी है, मात्र 199 का ले लीजिए। वो भी ऑफ आज ही निकला है, आज ही ऑफर निकला है, ले लीजिए आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है स्कंदन क्या? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था सेंटेप एग्जाम में, पूछा था ना। स्कंदन स्कंदन क्या है? किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहा मेरे दोस्त? कि किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है ना? आगे चलिए मेरे दोस्त। कोई लड़का ना पागल कर देता है, देख रहा है कि क्लास चल रहा है, कॉल उठा दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, फिर भी कॉल किया जा रहा है। दिमाग नाम की चीज नहीं होता है, क्या कहें हम। उसने बेंजीन के नाइट्रोस यहाँ पे नाइट्रेशन की विधि का वर्णन करें। तो बेंजीन के नाइट्रेशन की विधि क्या है? तो बेंजीन को जब जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो बेंजीन और नाइट्रस बनता है। देखो, जब ये बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया हम किससे किए? सांद्र H2SO4 या सांद्र H नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO3 से कराए हैं। तो दो चीज बना, क्या बना? नाइट्रोबेंजीन बना। क्या बना? नाइट्रोबेंजीन बना। वही कहता है बेंजीन को जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे अभिक्रिया, तो दो चीज बनेगा। सीधा आप कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन बनेगा, या नाइट्रोजन प्लस बेंजीन बनता है। यहाँ पे बेंजीन पर नाइट्रेशन होता है, बेंजीन का नाइट्रेशन होता है, यानी कि नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन है जरा कि यहाँ पे डिटॉल का मुख्य घटक क्या है? तो डिटॉल का मुख्य घटक जो होता है, डिटॉल का मुख्य संघटक क्या है? यहाँ पे ऑक्सीनॉल क्लोरो ऑक्सीनॉल और क्या है? यहाँ पे अल्फा टर्पिनॉल। क्लोरो ऑक्सीनॉल और अल्फा टर्पिनॉल क्या है? डिटॉल का मुख्य घटक है। मेरे दोस्त आप लोग दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपके लिए क्रैश कोर्स है मात्र 199 का, उस पर जो 50 दिन में या 40 दिन में 400 प्लस का एक कोर्स लॉन्च आज कर रहे हैं। इस पर कांटेक्ट करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट क्लियर किए जाएंगे, जिसे 400 प्लस आराम से कर सकते हैं। यह कोर्स या डायरेक्ट व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, या यह नंबर है कांटेक्ट कर लेना। तो याद रखना डिटॉल का मुख्य संघटक कौन है? तो क्लोरोऑक्सीनॉल और अल्फा टर्पिनॉल, दो है इसका मुख्य घटक। मेरे दोस्त वीडियो लेक्चर बहुत छोटा था और थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास किया समय बचाने के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।